So hey everyone, welcome back. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU. तो गाइज इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर यानी मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी की बुक को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम थर्ड चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब कमेंट जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मोशन ऑफ द अर्थ हमारा टॉपिक है। तो अर्थ में दो तरह के मोशन होते हैं, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? अब अर्थ जो है वो अपने खुद के एक्सिस पे, एक इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब ऐसा कोई एक्सिस है नहीं लेकिन इमेजिनरी एक्सिस है, मतलब ऐसा कोई लाइन नहीं है लेकिन एक इमेजिनरी एक्सिस है, और इस इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग अर्थ रोटेट करती है, स्पिन करती है एक तरह से कहें तो। लाइक आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू जो होती है वो भी अपने एक्सिस पे स्पिन करती है, तो उसी तरह ठीक उसी तरह अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। तो रोटेशन क्या होगा? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ के खुद के एक्सिस पे जो अर्थ का मूवमेंट है उसे हम रोटेशन कहते हैं। दूसरा है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन अर्थ सन के अराउंड चारों ओर चक्कर काटती है, ये हमें पता है। तो ये जो सन के अराउंड अर्थ का मोशन होता है उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। लाइक ये सन हो गया और इसके चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे अर्थ घूम रही है, चक्कर काट रही है, तो ये अर्थ का मोशन जो होगा उसे हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। अब ये जो फिक्स्ड पाथ होता है, जिस फिक्स्ड पाथ पे ये मूव कर रही है, इस फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। यही फिक्स्ड पाथ को, इसी फिक्स्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, इस कॉल्ड रिवॉल्यूशन, तो इसे हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है ऑर्बिटल प्लेन। तो बेसिकली ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ऑर्बिटल प्लेन की बात करें तो अर्थ अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रही है सन के चारों ओर, तो उस ऑर्बिट से जो प्लेन फॉर्म होगा उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहेंगे। लाइक अगर ये सन है, इसके चारों ओर अर्थ इस ऑर्बिट पे मूव कर रही है, तो ये जो ऑर्बिट के द्वारा प्लेन फॉर्म किया जाएगा, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये जो जो भी प्लेन आपको दिख रहा है, ये वाला प्लेन, इस ऑर्बिट के द्वारा जो भी प्लेन फॉर्म किया जाएगा, इस प्लेन को हम बोलेंगे ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे है क्या कि अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है। तो अब ये फिगर आप देख रहे होगे यहाँ पे। अब यहाँ पे है कि हम अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं सन होगा, तो अगर यहाँ कहीं सन है, सन का सेंटर यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, तो इस सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर को अगर हम मिलाएंगे तो ये ऑर्बिटल प्लेन में ही लाई करेगा ये लाइन। तो ये हो गया इसका ऑर्बिटल प्लेन। अब इस ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ जो है वो अपने इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है, तो इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है अर्थ। अब ये जो एक्सिस है वो इस ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री की एंगल बनाती है, यानी ये जो एक्सिस है वो इस ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ऐसा यहाँ पे दिया गया है। अब जब ये 66.5 डिग्री बना रही है, तो अगर हम ऑर्बिटल प्लेन के अलॉन्ग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ये वाला वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो ये एक्सिस से बनाएगी 23.5 डिग्री। अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब 90 डिग्री होने के लिए अगर ये 66.5 डिग्री है तो 90 में से 66.5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 23.5 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल होगा, मतलब ये वर्टिकल लाइन और एक्सिस जो होगी वो 23.5 डिग्री की एंगल बना रही होगी। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे हम एक बार थोड़ा सा फिर से देखते हैं। जैसे ये लाइन जो हो गया वो इक्वेटर है, ये वाली लाइन आपको जो दिख रही है वो इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये ऑर्बिटल प्लेन पे लाई कर रही है। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन ऑर्बिटल प्लेन पे लाई कर रही है। तो इस तरह से हमने देखा ये जो ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ का इमेजिनरी एक्सिस है वो 66.5 डिग्री इंक्लाइंड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, डे और नाइट समझते हैं। डे और नाइट कैसे होता है? तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। यहाँ पे ए आप देखोगे लेट्स डू, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इसमें है क्या कि इसमें हमें क्या करना है कि आपको एक बॉल लेना है और एक कैंडल लेना है, और किसी अंधेरे कमरे में जाना है, वहां पे आपको कैंडल जला देना है। तो जब आप कैंडल जलाओगे तो जो बॉल कैंडल की तरफ फेस कर रहा होगा उधर वो वाला पोर्शन लाइटेड होगा, यानी ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो पोर्शन लाइटेड होगा, इधर लाइट आ रही होगी कैंडल से। बट ये जो पोर्शन होगा इसके ठीक अपोजिट साइड वाला, यानी ये वाला पोर्शन डार्कर होगा,
ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। तो अर्थ भी ठीक, आप बॉल को अर्थ अज्यूम कर सकते हो और इस कैंडल को सन अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डायग्राम में, एक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, ये सन है और ये जो पोर्शन है मतलब इधर वाला पोर्शन ये सन की तरफ फेस कर रहा है, तो यहाँ पे सनलाइट पहुंच रही होगी। अब सनलाइट यहाँ पे पहुंच रही है तो ये पोर्शन जो होगा वो लाइटेड होगा, यहाँ पे उजाला होगा। अब ठीक इसके अपोजिट में जो पोर्शन होगा उस पोर्शन पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है। अब यहाँ पे अगर सनलाइट नहीं पहुंच रही है तो इस वाले रीजन में, ये जो रीजन है ये वाला रीजन डार्कर होगा, यहाँ पे अंधेरा होगा। तो यहाँ पे जो लाइटेड पोर्शन होगा वहां पे डे होगा, यानी ये जो लाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइटेड पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला लाइटेड पोर्शन यहाँ पे डे होगा और ये जो डार्कर पोर्शन है यहाँ पे नाइट होगा। तो डे और नाइट ठीक इसी तरह से मतलब होता है यहाँ पे अर्थ पे। अब चूंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, ये जो रोटेट करती है इसके कारण डे और नाइट में चेंज होता है। जैसे अब क्या होगा कि अभी तो ये वाला पोर्शन लाइटेड है, मतलब सन को फेस कर रहा है, लेकिन जब अर्थ रोटेट कर जाएगी तो थोड़ी देर बाद, मतलब जब रात होगा इधर, तो थोड़ी देर बाद ये वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन जो होगा वो इधर आ जाएगा, सन को फेस कर रहा होगा। अब इससे होगा क्या कि अभी तो इधर रात है, बट जब ये इधर फेस करेगा तो यहाँ पे डे हो जाएगा और ये वाला पोर्शन फिर से पीछे इधर की तरफ आ जाएगा तो इधर रात हो जाएगा। तो इस तरह से डे एंड नाइट अर्थ पे होते हैं। अब बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे इस फिगर में अगर हम देखें तो सनलाइट तो यहाँ से यहाँ तक ही पहुंच रहा होगा, मतलब अगर आप वैसे भी देखो तो सनलाइट यहाँ से यहाँ तक ही पहुंच रहा होगा। अगर एक्सपेरिमेंट करके हम देखें तो, जो बॉल का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, तो ये जो लाइन होता है एक इमेजिनरी सर्कल जो डिवाइड करता है डे और नाइट को, यानी इधर ये अगर हम इमेजिनरी सर्कल सर्कल मान ले, जैसे यहाँ पे तो 2D में दिया गया इसलिए सर्कल आपको नहीं दिख रहा, एक लाइन ही दिख रहा है, बट अगर हम चारों तरफ से देखें उधर भी, मतलब ठीक इसके पीछे जो होगा उधर भी अगर देखें तो ऐसा ही सेम सिचुएशन होगा। तो ये जो इमेजिनरी सर्कल है इसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, जो डिवाइड करती है अर्थ को डे एंड नाइट में। यानी इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के अगर हम इधर आए तो यहाँ पे डे होगा और इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के इधर आए तो यहाँ पे नाइट है। तो ये जो डे और नाइट को डिवाइड कर रही है, जो एक इमेजिनरी लाइन है डे और नाइट को डिवाइड करने वाली, उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखें। अब ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है वो अर्थ के एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता है। क्यों नहीं कोइंसाइड करता है? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं अर्थ का एक्सिस ये वाला है, ये जो है वो अर्थ का एक्सिस है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कुछ यहाँ पे है, तो ये कभी भी कोइंसाइड कर ही नहीं सकती है। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ये टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट कर रही है, लेकिन यहाँ से जो सनलाइट होगा वो ठीक वर्टिकल लाइन, यानी ये जो वर्टिकल लाइन था यहाँ तक तो पहुंचेगा ही, मतलब इधर वाले पोर्शन में तो सनलाइट होगा ही, तो इसलिए ये और एक्सिस कोइंसाइड नहीं कर सकती है। तो इसे भी आप ध्यान रखें। अब अर्थ के द्वारा वन रोटेशन में जो टाइम पीरियड लगता है, यानी 24 आवर्स का जो भी टाइम पीरियड लगता है, ये जो अर्थ के द्वारा 24 आवर्स, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में अर्थ के द्वारा 24 आवर्स लगता है और ये जो टाइम पीरियड होता है हम उसे अर्थ डे कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। अब इस पेज पे हमने सब कुछ देख लिया। अब नेक्स्ट पेज पे जब आगे बढ़ोगे आप तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, यानी क्या होता अगर अर्थ रोटेट नहीं करती। तो इसके लिए भी हम आते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो क्या होता कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये लाइटेड पोर्शन, ये हमेशा ही सन की तरफ फेस कर रहा होता। अब अगर हमेशा सन की तरफ फेस कर रहा है तो सनलाइट यहाँ पे हमेशा ही आ रहा होता और सन से जो हीट आ रहा है वो हमेशा ही यहाँ पे आ रहा होता। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके क्या होता कि ये हीट मतलब एब्जॉर्व करते करते इतना ज्यादा गर्म हो जाता इधर वाला पोर्शन, मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता। जबकि इसके ठीक अपोजिट साइड वाला, यानी इधर वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये सन से हमेशा अपोजिट ही होता। अब सन से जब अपोजिट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये डार्कर होगा और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाएगा, फ्रीजिंग कोल्ड यहाँ पे, यानी बर्फ वगैरह मतलब इधर आ जाएगा। तो ये फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा हीटेड हो जाएगा इधर वाला पोर्शन। तो इस तरह से ये जो एक्सट्रीम कंडीशन होगा, एक्सट्रीम कंडीशन मतलब इधर वाला पोर्शन बहुत ज्यादा हीटेड हो गया, इधर वाला पोर्शन बहुत ज्यादा हीटेड हो गया और इधर वाला पोर्शन बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। तो ये जो एक्सट्रीम कंडीशन होगा, इस एक्सट्रीम कंडीशन में लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसका आंसर यही है। तो यहाँ पे अगर अर्थ रोटेट नहीं करती तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हमने रोटेशन के बारे में देखा। अब यहाँ पे एक डू यू नो भी दिया हुआ है। अब इस डू यू नो में दिया गया कि हमारे एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर, मतलब एक एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही बताया कि अर्थ जो है वो राउंड है,
इसके पहले सब मानते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है और कहीं ना कहीं ऐसा होगा, कोई एक जगह ऐसा होगा जहां के बाद हम जाएंगे तो कहीं नीचे गिर जाएंगे, कुछ इस तरह का होगा, ऐसा मानते थे लोग। बट आर्यभट्ट ने बताया कि नहीं, अर्थ जो है वो राउंड है, स्फेरिकल शेप का है एक तरह से कह सकते हैं, और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। ये भी इन आर्यभट्ट ने बताया। इसके पहले लोग क्या मानते थे कि अर्थ पे जो डे और नाइट होती है वो सन के मूवमेंट के कारण होती है। मतलब अर्थ तो अपने जगह पे फिक्स ही है, आप ये समझ सकते हो कि अर्थ अपने जगह पे फिक्स है और इसके अराउंड सन चारों ओर घूम रही है। तो अगर इधर सन आई तो इधर डे होगा और बाकी इधर नाइट होगा, फिर जब यहाँ पे आ गई तो इधर वाले पोर्शन में डे होगा, फिर जब यहाँ पे आ गई तो इधर वाले पोर्शन में डे होगा। तो इस तरह से लोग पहले मानते थे कि सन अर्थ के अराउंड घूम रही है। लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि नहीं, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है जिसके कारण ही डे और नाइट होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने रोटेशन की बात कर ली, अब हम आते हैं रिवॉल्यूशन पे। तो रिवॉल्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया, रिवॉल्यूशन होता है अर्थ सन के अराउंड घूम रही है। तो ये जो अर्थ का मूवमेंट है एक फिक्स्ड और इलिप्टिकल ऑर्बिट पे जो घूम रही है, ये मूवमेंट अर्थ का, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है हम उसे 1 ईयर कहते हैं। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अर्थ के द्वारा टाइम कितना लगता है? तो 365 एंड 1/4 डेज, यानी 365 डेज एंड 6 आवर्स, इतना टाइम लगता है अर्थ के द्वारा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। यानी अगर सन यहाँ पे है और अर्थ इसके अराउंड मूव कर रही है, तो अर्थ यहाँ से अगर स्टार्ट करे और ठीक यहाँ पे आने में इसे जो टाइम लगेगा वो 1 साल के बराबर लगेगा। और उस 1 साल में होता है 365 डेज एंड 6 आवर। बट हम ये 6 आवर को कन्वीनियंस के लिए इग्नोर कर देते हैं। तो 1 साल में हम मानते हैं कि 365 डेज ही होता है और इस 6 आवर को कन्वीनियंस के लिए हम इग्नोर करते हैं। बट अगर हम 4 साल की बात करें तो 4 ईयर्स में होगा क्या? 4 ईयर्स में 6 आवर एड अप होके 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब 24 आवर्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये जो सरप्लस 1 डे होता है, इस सरप्लस 1 डे को हम लीप ईयर के तौर पे मनाते हैं। तो लीप ईयर में क्या होता है, इन जनरल मतलब ईयर में 365 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज हो जाते हैं। अब ये जो लीप ईयर आता है उसमें इन जनरल अगर हम फेब्रुवरी की बात करें तो फेब्रुवरी 28 डेज की होती है, बट लीप ईयर में फेब्रुवरी 29 डेज का हो जाता है, एक दिन हम उसमें बढ़ा देते हैं। ये जो 1 डे सरप्लस आया इसे ही बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम लीप ईयर को समझ सकते हैं। लीप ईयर क्या होगा कि अर्थ के द्वारा जो रिवॉल्यूशन में टाइम लगता है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, जबकि इस 6 आवर्स को हम मतलब कन्वीनियंस के लिए इसे इग्नोर करते हैं। बट ये 4 साल में 24 आवर्स मतलब 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है, सरप्लस हो जाता है। तो हर एक 4 साल में इस 1 डे को हम ईयर में ऐड करके ईयर को 366 डेज का बना देते हैं और उसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है फिगर 3.3, तो इस फिगर 3.3 के बारे में हम बात करते हैं। अब इस नेक्स्ट पेज में जो भी कुछ दिया गया है, ये सब जो भी दिया है वो सब मैं आपको इस डायग्राम से बताता हूँ। तो इसे समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद आपको इजीली समझ में आएगा सब कुछ। अब अगर हम बात करें इस वाले पोजीशन की, मतलब ये जो पोजीशन है, इस वाले पोजीशन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो अर्थ कुछ इस तरह से टिल्टेड है, मतलब टिल्टेड एक्सिस पे है। यहाँ पे बात करें तो कुछ इस तरह से टिल्टेड है और यहाँ पे कहीं सन होगा, मतलब सन यहाँ पे कहीं है। अब इक्वेटर की अगर बात करें तो ये इक्वेटर होगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, और ये आर्कटिक सर्कल एंड ये अंटार्कटिक सर्कल। इधर की बात करें ये नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल होगा। तो अब होता क्या है कि सन जो है वो अर्थ की तरफ फेस कर, मतलब अर्थ जो है वो सन की तरफ फेस कर रही है। अब होगा क्या, यहाँ पे जो सन रे होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच रहा होगा। इस वाले सिचुएशन में, इस वाले सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वाले सिचुएशन में क्या होता है कि सनरे जो होता है यानी सनलाइट जो होता है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच रही होती है। तो अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच रही है, तो अगर यहाँ से जो भी होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो भी पोर्शन होगा, इधर वाला पोर्शन लाइटेड होगा। एक तो इधर हम अगर बात करें तो इधर वाला पोर्शन लाइटेड होगा, यानी इधर डे होगा, और इधर वाला पोर्शन जो होगा यहाँ पे नाइट होगा। ये जो पोर्शन है यहाँ पे नाइट होगा। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब होता क्या है कि सन जब इधर की तरफ फेस कर रही है, मतलब सॉरी, सन रे डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर आ रही है,
तो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की कंपेरिजन करते हैं, होगा क्या। तो नॉर्थ पोल सबसे पहले अगर हम देखें तो नॉर्थ पोल जो होगा वो सन से मान लेते हैं कुछ इतना डिस्टेंस पे है, और साउथ पोल जो है वो सन से कुछ इतना डिस्टेंस पे है। तो अगर हम देखें तो इतना डिस्टेंस मतलब साउथ पोल जो है वो सन से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल, या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की किसी भी पॉइंट को ले ले, और ठीक वही लैटिट्यूड अगर हम साउथ पोल में सॉरी साउदर्न हेमिस्फीयर में भी ले तो उसके कंपैरिजन में देखते हैं। लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ही बात करते हैं, सॉरी ये आर्कटिक सर्कल की ही बात करते हैं। तो अभी आर्कटिक सर्कल से सन की डिस्टेंस इतना कुछ है, बट अंटार्कटिक सर्कल से सन की डिस्टेंस यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू मतलब आर्कटिक सर्कल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हम कोई सा भी पॉइंट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कोई सा भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो साउदर्न हेमिस्फीयर के किसी भी पॉइंट से मतलब सेम लैटिट्यूड वाले पॉइंट से ज़्यादा करीब होगा सन के। लाइक यहाँ पे अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की भी बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से इतना दूर है, बट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इतना दूर है। सॉरी मैंने अंटार्कटिक सर्कल गलत बताया, अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पे हमने ये लिया था, तो अंटार्कटिक सर्कल ये होगा। अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ज़्यादा दूर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के ज़्यादा करीब है। अब सन के ज़्यादा करीब होने से होगा क्या, सन के ज़्यादा करीब होने से क्या होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट ज़्यादा पहुंच रहा होगा। अब सनलाइट ज़्यादा पहुंच रहा है यानी हीट ज़्यादा रिसीव कर रहा होगा। अब हीट ज़्यादा रिसीव कर रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में समर होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हीट कम रिसीव कर रहा है, तो हीट कम रिसीव कर रहा है यानी इस केस में यहाँ पे विंटर होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो समर और विंटर हमने समझ लिया वो किस तरह से होगा, इसके टिल्ट होने के कारण यहाँ पे हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे इस नॉर्थ पोल की, तो अर्थ अगर अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर जाए तो ये नॉर्थ पोल तो हमेशा ही सन के तरफ ही होने वाला है, यानी सनलाइट नॉर्थ पोल पे तो हमेशा ही पहुंचेगा, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे। और नॉर्थ पोल के आसपास जो भी रीजन होंगे उन सभी रीजन पे सनलाइट तो हमेशा ही पहुंचेगा, मतलब यहाँ तक जो भी रीजन होगा, यहाँ तक इसके बाद वाला ये रीजन जो भी होगा यहाँ तक तो सनलाइट हमेशा ही पहुंचने वाला है। ठीक उसी तरह अगर साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल अगर रोटेट भी कर जाए अपने एक्सिस पे, मतलब अगर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर जाए तो साउथ पोल पे कभी लाइट पहुंच ही नहीं सकती है अभी, मतलब इस वाले केस में अगर रोटेट भी कर जाए तो लाइट क्यों नहीं पहुंचेगी, क्योंकि लाइट तो यहीं तक आ रही है, तो यहाँ तक आ रही है, यानी अगर रोटेट करे भी तो ये जो साउथ पोल है वो यहाँ कहीं पहुंच ही नहीं सकती है। तो अभी इस केस में होता क्या है कि नॉर्थ पोल पे लगातार 6 महीने तक, नॉर्थ पोल और उसके आसपास यानी आर्कटिक सर्कल के बाद वाले रीजन में लगातार 6 महीने तक यहाँ पे डे होगा, यानी सनलाइट हमेशा यहाँ पे आ रहा होगा, और साउथ पोल पे लगातार 6 महीने तक नाइट होगा यहाँ पे, यानी सनलाइट यहाँ पे पहुंच ही नहीं रही होगी, मतलब अंटार्कटिक सर्कल के बाद वाले रीजन में। तो ये डे और नाइट होगा। और इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो डे का ड्यूरेशन जो होगा इस केस में वो ग्रेटर देन नाइट का ड्यूरेशन, यानी नाइट के ड्यूरेशन से मतलब दिन जो होगा वो रात से बड़ा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। और इधर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट जो होगा वो इतने पोर्शन में है जबकि डे थोड़ा कम पोर्शन में है। तो इस केस में साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि नाइट का ड्यूरेशन जो होगा वो डे के ड्यूरेशन से ज्यादा होगा। तो अब इसको हमने समझ लिया यहाँ पे, अब यही सारे चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब ये जो सिचुएशन है ये 21 जून का सिचुएशन है। अब 21 जून में क्या होगा, अभी हमने देख लिया यहाँ पे कि इस वाले में समर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, तो ये तो हमने देख लिया। साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डे का ड्यूरेशन नाइट के ड्यूरेशन से बड़ा होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट का ड्यूरेशन डे के ड्यूरेशन से ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये हमने देख लिया है। अब इस 21 जून को होता क्या है, 21 जून को यहाँ पे डे जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, मतलब पूरे साल के दौरान डे होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा और साउदर्न हेमिस्फीयर में नाइट सबसे बड़ा होगा पूरे साल के दौरान। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो है हमारे यहाँ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहते हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे यहाँ इस टाइम में समर होता है, तो इसलिए हम इसे समर सॉल्स्टिस का नाम देते हैं, मतलब आप याद रखने के लिए इसे याद रख सकते हो। अब समर सॉल्स्टिस में होगा क्या, इस केस में एक तो मैंने आपको बताया क्या क्या, यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, तीसरा नॉर्थ पोल पे कंटिन्यूअसली, नॉर्थ पोल और उसके आसपास वाले रीजन में कंटिन्यूअसली 6 महीना तक यानी 6 मंथ तक डे होगा, और साउथ पोल एंड उसके आसपास वाले रीजन में कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक नाइट होगा, मतलब रात होगी।
और इस 21 जून को नॉर्थ पोल में डे का ड्यूरेशन जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी डे सबसे बड़ा होगा पूरे साल के दौरान। और इस साउथ पोल में नाइट जो होगा वो सबसे बड़ा होगा पूरे साल के दौरान। तो ये हो गया 21 जून का। अब ठीक इसके अपोजिट, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इस वाले पोर्शन में, मतलब इस वाले डायग्राम में आते हैं। अब ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पे हमने देखा है सब कुछ इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अब देख रहे हैं इस वाले केस में यहाँ पे हम देखेंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर का पॉइंट जो होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ज्यादा करीब होगा, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से कंपेयर करें तो वो ज्यादा करीब होगा। तो ठीक अब इसमें सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। और यहाँ पे अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट का ड्यूरेशन जो होगा वो डे के ड्यूरेशन से ज़्यादा होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में डे का ड्यूरेशन जो होगा वो नाइट के ड्यूरेशन से ज़्यादा होगा। तो ये होगा। फिर साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और उसके आसपास वाले रीजन में कंटिन्यूअसली 6 महीने तक रात होगी, और यहाँ पे इसमें बात करें तो साउथ पोल और उसके आसपास वाले रीजन में कंटिन्यूअसली 6 महीने तक दिन होने वाली है। फिर ये जो 22 दिसंबर का दिन है, 22 दिसंबर यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, इसलिए विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। और इस 22 दिसंबर को नॉर्थ पोल में, मतलब सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट का ड्यूरेशन जो होता है वो साल के दौरान सबसे ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे हमने बात करी 21 जून को डे का ड्यूरेशन साल में सबसे ज्यादा होता है, ठीक उसी तरह 22 दिसंबर को मतलब जिसे हम विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में डे का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होता है। तो इसे भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं इक्विनॉक्स पे। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होगा, इक्विनॉक्स में होगा कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सन के सबसे करीब है। अब ना यहाँ पे नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ पोल या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा करीब है, ना साउदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा करीब है, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। तो नॉर्थ पोल की बात करें, नॉर्थ पोल भी सेमी डिस्टेंस पे होगा, साउथ पोल भी सेमी डिस्टेंस पे होगा। तो नॉर्थ पोल पे भी लाइट जा रहा होगा और साउथ पोल पे भी लाइट जा रहा होगा। तो इस केस में होता क्या है, इक्विनॉक्स के दौरान यानी जो 21 मार्च को होगा, इस केस में होगा यहाँ पे जब ये जो सिचुएशन होगा इस केस में डे का ड्यूरेशन और नाइट का ड्यूरेशन दोनों बराबर होगा, मतलब 12-12 घंटे के ही होंगे। ठीक इसी तरह एक बार यहाँ पे भी 23 सितंबर में भी इक्विनॉक्स आएगा, तो इसमें भी डे का ड्यूरेशन और नाइट का ड्यूरेशन सेम ही होगा। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, जैसे आप सोच मतलब आप मैं आपको अगर बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस डे होता है वो इन जनरल समर में मनाया जाता है। समर में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये जो दिसंबर वाला पोर्शन है, मतलब दिसंबर का मंथ जो होता है वो दिसंबर के मंथ में ऑस्ट्रेलिया में समर होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए यहाँ पे समर होता है। तो यहाँ पे समर होने के कारण होता क्या है कि क्रिसमस डे तो 25 ऑफ दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो 25 ऑफ दिसंबर यहाँ पे समर में होता है, इसलिए यहाँ पे क्रिसमस डे समर में मनाया जाता है। अब हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, बाकी सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसे आप देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ विंटर है, तो अगर हम यहाँ से मूव करें तो समर से विंटर में अगर मूव करते हैं यानी गर्मी से सर्दी में मूव करते हैं तो हमारे यहाँ ऑटम आता है, यानी जो फॉल का सीजन आता है, मतलब पतझड़ वाला जो मौसम आता है, तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा। और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे विंटर है और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में समर है, तो हम विंटर से समर में मूव कर रहे हैं, यानी सर्दी से अगर हम गर्मी में आते हैं तो हमारे यहाँ स्प्रिंग आता है। तो इसी तरह यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा, ये 23 सितंबर वाले में। सिमिलरली यहाँ से हम विंटर से समर में मूव कर रहे हैं तो हमारे यहाँ यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑटम होगा। तो इस तरह से सीजन जो होता है वो होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि आप डेट कैसे याद रखोगे। तो आपको याद रखना है 21, 22 और 23, या फिर ऐसे याद रख सकते हो 21, 21, 22 एंड 23। बस इतना आपको याद रखना है और आपको इधर से मूव करना है। अब 21 यहाँ पे लिखना है, 21 यहाँ पे लिखना है, 22 यहाँ पे लिखना है, 23 यहाँ पे लिखना है। अब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, तो समर हमारे यहाँ जून में होता है। तो इस जून में हम ये जो डेट हो जाएगा वो 21 जून हो जाएगा। फिर स्प्रिंग हमारे यहाँ कब होता है, मार्च में होता है, तो ये 21 मार्च हो जाएगा। विंटर हमारे यहाँ कब होता है, दिसंबर में होता है, तो ये 22 दिसंबर हो जाएगा। और हमारे यहाँ ऑटम जो होता है वो सितंबर में होता है, तो यहाँ पे 23 सितंबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर और 23 सितंबर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो।
तो मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी इसमें, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है वो दिखाया गया कि ये जो इलिप्टिकल मतलब इलिप्स होता क्या है। इलिप्स बेसिकली अगर हम बात करें तो ये सर्कल हो गया। सर्कल में क्या होता है कि सेंटर से किसी भी पॉइंट को ले ले, मतलब इस ये जो सर्कल है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई सा भी पॉइंट ले तो वो इक्वी डिस्टेंस ही होगा, यानी आर अगर रेडियस है तो आर के ही बराबर होगा। बट ये जो इलिप्स होता है, इलिप्स के केस में अगर हम बात करें तो इलिप्स क्या होगा वो बताता हूं मैं आपको। इलिप्स कुछ इस तरह का होता है। अब इलिप्स में होगा क्या, ये मेजर एक्सिस होता है और ये माइनर एक्सिस होता है। यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ की हम बात करें तो ये डिस्टेंस जो होगा वो इससे ज़्यादा है, फिर ये जो डिस्टेंस है वो भी इससे ज़्यादा है, और ठीक मतलब डिस्टेंस जो है कांस्टेंट नहीं होगा। अब इसके लिए एक ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आप इलिप्स बनाओगे कैसे। तो आपको क्या करना है कि दो पिन यहाँ पे आपको लगाना है, एक पिन यहाँ पे एक पिन यहाँ पे, और एक धागा लेना है। अब आपको करना क्या है कि इस धागे की मतलब इस धागे को यहाँ पे इस धागे के एंड पे आपको रखना है अपने पेन को, और यहाँ से चलाते जाना है। तो वो जो फिगर ड्रॉ करेंगे आप इससे, वो फिगर इलिप्स होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलिप्स। और हमने यहाँ पे अब देख लिया जो भी सब कुछ है वो हमने सब कुछ समझ लिया। तो हमें यहाँ पे पता लगा कि डे और नाइट जो होते हैं वो अर्थ के रोटेशन के कारण होते हैं, और सीजनल वेरिएशन जो भी होते हैं वो मतलब अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो भी हो उनके कारण ही होता है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स के लिए एक अलग वीडियो बना दूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके भी बताएं और दोस्तों में भी शेयर करें। सो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।